हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइस, जैसे कि नवरात्रे आने वाले हैं तो आज की वीडियो होने वाली है नवरात्रे स्पेशल, जिसमें हम एक नहीं बल्कि दो दो नवरात्रि स्पेशल डिशेस बनाने वाले हैं। जिसमें से सबसे पहले हैं ये समा के चावल की कटलेट्स, जो कि बाहर से काफी ज्यादा क्रिस्पी क्रंची हैं और अंदर से उतने ही ज्यादा सॉफ्ट हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इन समा के चावल की कटलेट्स को बनाएंगे, जो कि आप व्रत में खा सकते हैं और ये काफी ज्यादा अच्छे भी लगेंगे। दूसरे हैं हमारे मखाने की बर्फी, है ना, जो कि हम मैया के भोग के लिए बनाएंगे। और प्लस ये मखाने की बर्फी है तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं और इससे मैया का भोग भी लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं 250 ग्राम समा के चावल, जिसे हमें एक दो बार अच्छे से पानी में धुल लेना है। ठीक है। और दूसरा है ये हमारे 50 ग्राम साबूदाना, अगेन इनको भी हमें पानी में अच्छे से धुल लेना है। ठीक है। दोनों को ही धुलने के बाद हमें इनको कर लेना है ग्राइंड। दोनों को ही धुलने के बाद यहाँ पर मैंने साबूदाना डाल दिया है एक मिक्सचर में, और यहाँ पर समा के चावल भी मैंने इस मिक्सचर में डाल दिए हैं। और इसके बाद हमें इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। और इसके बाद एक और मेन इंग्रेडिएंट हमें इसमें डालना है, जो कि है दही। ठीक है। दही डालने के बाद हमें इसको बस ग्राइंड कर लेना है और इसका एक परफेक्ट बैटर जो है वो तैयार कर लेना है। कुछ इस तरीके का बैटर हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम चढ़ाएंगे कढ़ाई गैस पर, उसमें डालेंगे तिल का तेल, और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है उसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च। जैसे ही ये जो मिर्च है ये हल्की सी फ्राइड होने लगती हैं, तब हमें इसमें स्वाद के लिए डाल देना है करी पत्ता। ठीक है। देखिए, करी पत्ता डालने से इसमें स्वाद और जो खुशबू है दोनों ही बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे। और करी पत्ता डालने के बाद ही हमें इसमें डाल देना है वो बैटर, जो कि हमने समा के चावल और साबूदाना को ग्राइंड करके तैयार किया था। इस बैटर को हमें मीडियम आंच पर पकाना है तब तक जब तक इसका डो जो है वो नहीं बन जाता है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सेंधा नमक। ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें सेंधा नमक डाला है। इसको हमें अच्छे से पकाना है, तब तक पकाते रहना है जब तक इसका एक डो तैयार नहीं हो जाता। और जब तक ये जो हमारे समा के चावल और जो हमारे साबूदाना है वो अच्छे से कुक नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें इसको चलाना है और चलाते रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा डो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसे गैस से उतार देंगे और इसे अब हमें ठंडा करना है। ठीक है। देखिए, कढ़ाई से निकालने से पहले इसको एक दो मिनट तक चलाएंगे और उसके बाद एक अलग प्लेट में ट्रांसफर करके इसे हमें ठंडा कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एकदम परफेक्ट डो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब एक प्लेट में हम तिल का तेल ग्रीस कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो घी भी ग्रीस कर सकते हैं। ठीक है। वो ग्रीस करने के बाद हमें ये जो डो है उससे अपने शेप दे देने हैं कटलेट्स के। आप चाहें तो कैसा भी शेप दे सकते हैं, चाहे तो आप सर्कल शेप दे दीजिए, चाहे तो आप ओवल शेप दे दीजिए, सिलेंड्रिकल शेप दे दीजिए। आपको जैसा चाहे शेप आप वैसा दे सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर इसको ओवल शेप देने की कोशिश करी है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से हमें अपने बाकी के शेप्स भी तैयार करने हैं, और जो शेप्स हैं वो काफी ज्यादा स्मूथली तैयार हो जाएं, इसलिए आप अपने हाथों पर भी तिल का तेल या फिर घी को ग्रीस कर लीजिएगा। बस इतना ही करना है। और यहाँ पर ये जो हमारे शेप्स हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब तलते हैं इनको। तलने के लिए यहाँ पर मैंने तिल का तेल ऑलरेडी कढ़ाई में चढ़ा दिया था, और जैसे ही तेल गर्म हो गया, तेल को हमें बहुत अच्छे से गर्म होने देना है। कम गर्म में हमें इसको नहीं डालना है, नहीं तो ये फट भी सकते हैं। ठीक है। तो जब तेल काफी अच्छे से गर्म हो जाए तब हमें इसमें जो अपने कटलेट्स हैं, ठीक है, ये हमें इसमें डाल देने हैं और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई करते वक्त आप अपना ध्यान रखिएगा कि कहीं आप पर तेल की छींटे ना आ जाए और आपको कोई नुकसान ना हो। ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हमने जो समा के चावल के जो कटलेट्स हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। ठीक इसी तरीके से हम अपने बाकी के कटलेट्स को भी तल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूंगफली की चटनी के साथ इतने सारे समा के चावल के कटलेट्स हमने तैयार कर लिए हैं, और साथ में है 1 कप गरम गरम चाय। तो भाई नवरात्रे में भी हमारा जो पेट है वो तो भाई फुल होने वाला है, और काफी ज्यादा टेस्टी है। बच्चों को भी काफी ज्यादा पसंद आएंगे। और जैसे बच्चे कुछ होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं, और लेकिन उनका फास्ट भी रखना जरूरी होता है, तो आप उनको ये चीज लंच में पैक कर कर दे सकते हैं, जिससे उनका पेट भी भरा रहेगा और वो अपने स्कूल में एनर्जेटिक भी रह सकेंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है। और वैसे भी एक स्टूडेंट को तो चाहे वो स्कूल जाए चाहे ना जाए, अपना
उसको हेल्दी रहना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप उसे खिला सकते हैं ताकि वो व्रत में भी सुपर हेल्दी रह सके। ठीक है, और नाश्ता भी ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए अब ये बन चुका है, अब हम आते हैं अपनी दूसरी चीज़ पर जो कि है मखाने की बर्फी। तो मखाने की बर्फी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 50 ग्राम मखाने, 150 ग्राम चीनी, ठीक है। देखिए चीनी आप अपने मीठे के पसंद के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। 100 ग्राम नारियल का बुरादा यहाँ पर मैंने लिया है और यहीं साथ के साथ 100 ग्राम मैंने मिल्क पाउडर भी लिया है। 50 ग्राम घी, काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश यहाँ पर मैंने ले ली है। ठीक है, आप अपने हिसाब से मेवे वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको उनमें से कुछ पसंद नहीं है इन केस तो आप उसको हटा भी सकते हैं, फिर आपको अगर और कुछ ऐड करना हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चढ़ाते हैं कढ़ाई गैस पर, उसमें हम डालेंगे अपना आधा घी, हम इसमें डालेंगे, अपने थोड़े से घी को हम बाद के लिए बचा के रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मखाने। देखिए सबसे पहले तो हमें अपनी सारी चीजों को जो है वो सेलो फ्राई कर लेना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले घी में हमने जो अपने मखाने हैं उनको सेलो फ्राई कर लिया है, इससे इनका जो सीलापन है वो निकल जाएगा और ये काफी ज्यादा क्रंची से हो जाएंगे। ठीक है, ठीक जिस तरीके से हमने मखाने को सेलो फ्राई करा है ठीक उसी तरीके से हमें अपने बाकी के मेवों को भी सेलो फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और घी और अपने बादाम को सेलो फ्राई कर लेंगे। बादाम के सेलो फ्राई होने के बाद हम इसमें अपने काजू को भी सेलो फ्राई कर लेंगे और यहाँ पर जितने भी जो हमारे मेवे हैं वो अच्छे से सेलो फ्राई हो चुके हैं। तो एक मिक्सचर में हमें मखाना डाल देना है, काजू डाल देना है और इसमें जो अपने बादाम हमने सेलो फ्राई करे हैं वो भी हमें इसमें डाल देना है। थोड़े से बादाम मैंने बाद के लिए बचा के रख लिए हैं और यहाँ पर 5-6 इलायची भी मैंने इसमें ऐड करी है और इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरीके का दानेदार पाउडर जो है वो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें इसे एक अलग बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। अब कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा दूध और उसी में हम डाल देंगे अपनी 150 ग्राम चीनी। चीनी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से पकाना है, फुल आंच पे हमें चीनी मेल्ट होने तक इसको पकाना है और फिर ये जो हमने पाउडर तैयार करा था ग्राइंड करके वो हमें इसमें डाल देना है। अपना मिल्क पाउडर भी हमें इसमें डाल देना है और फिर अब हमें इसको पकाने का काम चालू कर देना है। इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा और बस अब हमें इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। इसको हमें तब तक पकाते रहना है, तब तक अच्छे से पकाना है जब तक ये एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाता है। ठीक है, और जब तक ये कढ़ाई को अच्छे से नहीं छोड़ देता है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी आपके इसमें कसरत भी होगी हाथों की। अब हम इसमें डालेंगे घी। देखिए घी डालने से मिठाई में चमक भी काफी ज्यादा बढ़ती है और जो हमारी मिठाई है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट बनेगी। ठीक है, बस अब ये सभी चीजें हमने इसमें डाल ली हैं। अब हमें इसको अच्छे से पकाना है, खूब अच्छे से इसको पकाना है, अपने हाथों की अच्छी सी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, और देखिए इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं इसका फल भी हमें काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, जो मैया है वो देखेंगे कि हाय मेरा भक्त कितनी मेहनत करके इतनी सारी सारी बढ़िया बढ़िया चीजें बना रहे हैं मेरे स्वागत के लिए। ठीक है, तो वो भी ऑफ कोर्स खुश हो जाएंगे। इसमें हमने डाल दिया है अपना बचा हुआ घी। जितना भी घी हमारा बचा था वो सारा हमने इसमें डाल दिया है और अब हमें इसको वही दोबारा से चलाते रहना है। और देखिए हमें इसको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, हमारा सारा ध्यान इसी पे ही होना चाहिए। ठीक है, इसे अच्छे से हमें चलाते रहना है, चलाते रहना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको गैस से उतार देंगे और इसको 1-2 मिनट चला के हमें इसको कर लेना है अच्छे से ठंडा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा मिक्सचर है वो काफी ज्यादा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब एक थाली में हमें कर लेना है घी को ग्रीस। घी को ग्रीस हमने इसलिए करा है ताकि जब मिठाई हम बाद में काटे तो काफी ज्यादा आराम से हमारी जो मिठाई है वो निकले और ज्यादा चिकचिक ना करे निकलने में। ठीक है, अब इस थाली में हमें अपना सारा का सारा मिक्सचर ट्रांसफर कर लेना है। ठीक है, ध्यान से इसे करिएगा और बाहर ना गिरे आपका मिक्सचर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरीके से हमें अपना सारा जो भी मिक्सचर है वो इस थाली में ट्रांसफर कर लेना है। मिक्सचर ट्रांसफर करने के बाद हमें इसको एक चम्मच का इस्तेमाल करके इसको अच्छे से सेट कर लेना है। ये बिल्कुल भी ऊबड़ खाबड़ ना हो। ठीक है, क्योंकि देखिए मिठाई जो उसका जो सरफेस है वो काफी ज्यादा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो डैब डैब करके और चाहे तो आप किसी भी चम्मच या चमचे का इस्तेमाल करके आप इसको एकदम परफेक्ट जो शेप है वो दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको एकदम परफेक्ट शेप मिल चुका है। थोड़ा सा चम्मच की मदद से मैंने इसका जो सरफेस है वो काफी ज्यादा स्मूथ बना दिया है। अब देखिए जो मिठाई हो अगर हम उसके ऊपर कोई साज सजावट ना करें तो भला वो मिठाई मिठाई लगती है क्या? नहीं, वो मिठाई मिठाई तो होती है लेकिन बहुत ही ज्यादा फीकी फीकी सी वो मिठाई लगती है। ठीक है, तो अब हम उसके ऊपर साज सजावट करेंगे।
देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने बादाम को बारीक टुकड़ों में ऐसे काट लिया है, जो कि हम इसके ऊपर अपनी साज सजावट में इस्तेमाल करेंगे, और पिस्ता तो हमारा है ही। तो बादाम जो मैंने लिया था, वो हमें इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर देना है। और देखिए, बादाम तो भाई जिस भी मिठाई पे, स्पेशली जब वो व्हाइट कलर की मिठाई होती है ना, व्हाइट या क्रीम कलर की, और उसके ऊपर होता है हमारा बादाम, तो एकदम अलग ही रौनक आ जाती है, ठीक है? और उसके बाद थोड़ी-सी और सजावट करेंगे हम, क्योंकि बादाम अभी अकेला कुछ ज़्यादा चार चाँद लगा नहीं पा रहा है, तो इसमें हम डाल देंगे पिस्ता और ऊपर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमारे जो साज सजावट है, ये चार चांद लगा दिया है साज सजावट ने इस मिठाई में। और इस मिठाई ने भी कुछ कम काम नहीं किया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्वादिष्ट मिठाई बनी है। जितनी ज्यादा स्वादिष्ट देखने में लग रही है, उतनी ही ज्यादा स्वादिष्ट ये खाने में भी है। तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बस अब यहाँ पर देखिए, अभी हम बर्फी को शेप देना तो भूल ही गए हैं, अब बस इसको काटने का काम बच रहा है। काटने का काम हमने पहले ही आसान कर लिया था, थाली को घी से ग्रीस करके, ठीक है? जो हमने घी को ग्रीस करा है, उससे हमें इस मिठाई को काटने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, और काफी ज्यादा स्मूथली ये जो हमारी मिठाई है वो कट भी जाएगी, और काफी ज्यादा स्मूथली ये मिठाई इस थाली से बाहर भी आ जाएगी, ठीक है? वही नॉर्मल स्क्वायर शेप मैंने इस मिठाई को दिए हैं। आप जैसा चाहें, जितना बड़ा चाहें वैसा शेप इसको दे सकते हैं। और देखिए, जब आप इसको काटे तब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जब हल्की हल्की सी गर्म हो तभी आप इसको काट लें, क्योंकि अगर ये ज्यादा ठंडी होने पर आप इसको काटेंगे, ठीक है, तो ये कटने में थोड़े से नखरे दिखाएगी और कटेगी नहीं, ठीक है? बस इतना ही करना था, और हमारी मखाने की बर्फी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब आपको जिस भी कंटेनर में इसको कंटेन करना हो, ठीक है, आप उसको उसमें रख सकते हैं। इतनी आसान तरीके से हमने ये एकदम 2 in 1 मिठाई बना ली है, जिसे आप खा भी सकते हैं और नवरात्रि पे भोग भी लगा सकते हैं, ठीक है? मैया जी तो इसे खाकर बिल्कुल प्रसन्न ही होने वाली हैं, ठीक है? आप प्रसन्न हुए या नहीं हमारी इस रेसिपी से, वो हमें कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। बस इतना ही करना था, और हमारी जो मखाने की बर्फी है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है, इतने आसान तरीके से। जितनी देखने में स्वादिष्ट लग रही है, उतनी ज्यादा खाने में भी है, और मैया जी को भी उतनी ही ज्यादा खास पसंद आएगी, ठीक है? तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी और अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए कुकिंग स्पॉट के साथ, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कुकिंग स्पॉट के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, और आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों से ही हमारी हेल्प ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।